Hello, greetings of the day. I am Dr. Sugandha Jain, Assistant Professor तीर्थंकर महावीर। आज का हमारा विषय है यूनिट 2 पर द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखक। हम इस यूनिट में द्विवेदी युग के जो प्रमुख गद्य लेखक हैं उनसे पूर्व द्विवेदी युग का क्या परिचय है और उस समय का क्या परिवेश रहा है, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्या परिस्थितियां उस समय रही, राष्ट्रीयता का प्रभाव क्या है और द्विवेदी युग के गद्य साहित्य की क्या विशेषताएं हैं जो हमें उस साहित्य में देखने के लिए मिलती हैं। द्विवेदी युगीन गद्य लेखक कौन कौन है, तो जैसे इस यूनिट में हम जो द्विवेदी युगीन गद्य लेखक हैं उनमें जो प्रमुख प्रमुख हैं उनमें देवकी नंदन खत्री जी, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रेमचंद, अध्यापक पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, गोपाल गहमरी, वृंदावन लाल वर्मा, हरिऔध जी आदि इनको पढ़ेंगे। तो सब कुछ जानने से पूर्व सबसे पहले हम आते हैं प्रस्तावना पर। क्या है कि जो द्विवेदी युग है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु युग के अस्त होने से मार्ग निर्देशन के ना होने से गद्यावरोध जो है वो दिखाई देने लगा था। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु युग का अस्त होने लगा तो एक प्रकार से ऐसा समय आया, ऐसा लगा जैसे कि जो साहित्य का क्षेत्र है उसमें मार्ग निर्देशन मानो लुप्त होने लगा और इसके कारण जो हिंदी साहित्य की एक गति थी वो कहीं ना कहीं अवरोध से युक्त हो गई, उसमें रुकावटें सी दिखाई देने लगी। तो उस समय बाबू श्याम सुंदर दास जी के प्रयासों से काशी में एक नागरी प्रचारण सभा की स्थापना की गई। सन 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया। हालांकि जो सरस्वती पत्रिका थी उसका प्रारंभ सन 1900 से है, लेकिन 1903 ईस्वी में प्रसाद जी ने इस पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया और यहीं से जो आधुनिक हिंदी कविता का विकास था उसका दूसरा चरण प्रारंभ हुआ और जो ये गद्य है उसका दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, क्योंकि प्रथम चरण भारतेंदु युग रहा और जो द्वितीय चरण है वो द्विवेदी युग रहा। तो द्विवेदी युग को जितने विद्वान हैं सामान्य रूप से 1903 से 1918 अर्थात 1960 संवत से 1975 संवत तक मानते हैं। जो एक चरम उत्कर्ष द्विवेदी युग का रहा है वो 1903 से हुआ है, जब से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कर कमलों में सरस्वती पत्रिका का संपादन भार आया। तो उन्होंने जो सरस्वती के माध्यम से जितना कुछ वो हिंदी साहित्य के लिए कर सकते थे वो सारा अपना प्रयास उन्होंने हिंदी भाषा के उत्थान के लिए, हिंदी भाषा साहित्य में साहित्यकारों के एक नव निर्माण के लिए लगाया और इस पत्रिका के माध्यम से एक प्रकार से उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया इस हिंदी की सेवा के लिए। यद्यपि यह युग बहुत ही कम कालावधि का रहा है, लेकिन इसमें बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, जिसमें हम देखते हैं कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुआ है वो खड़ी बोली भाषा को ब्रज भाषा के स्थान पर एक काव्य भाषा के रूप में लाने के लिए एक महाप्रयास हुआ है और इसे सर्व मान्यता से प्राप्त किया गया है। इस कार्य का आरंभ हालांकि भारतेंदु युग के उत्तर काल में हो चुका था। श्रीधर पाठक जी और नाथुराम शर्मा जी और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, राय देवी प्रसाद जी, पूर्ण जी, इन सभी कवियों ने आचार्य द्विवेदी जी से प्रेरणा ग्रहण की, क्योंकि आचार्य द्विवेदी जी ने तो अपनी पत्रिका सरस्वती के माध्यम से नए नए साहित्यकारों को सबके समक्ष लाने का प्रयास जारी रखा और यही नहीं, जो उनकी पत्रिका के माध्यम से लेखकों से जुड़ते थे उनके कृतित्व में परिष्कार करना, उनकी भाषा में परिष्कार करना और उनको एक अच्छा भाषा के स्वरूप से जोड़ने की प्रेरणा देना, ये सारी चीजें द्विवेदी जी
ने बड़ी कर्मठता के साथ की। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि काव्य को एक अंतरंग एवं बहिरंग दोनों दृष्टियों से हिंदी कविता में जो आधुनिकता का समावेश हुआ है वो द्विवेदी युग में हुआ है और वो सब कुछ द्विवेदी युग से प्राप्त होता है। तो जो द्विवेदी जी हैं उनका इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा योगदान रहा और उन्होंने एक प्रकार से हिंदी की सेवा के लिए अपना जीवन अपना सर्वस्व समर्पित किया है। द्विवेदी युग के परिचय की बात करें तो उसके सन आदि को बताने से पूर्व द्विवेदी युग को जानना जरूरी है। द्विवेदी युग की जो समस्त चेतना का एक महान व्यक्तित्व है वो महान व्यक्तित्व है महावीर प्रसाद देव जी। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन के माध्यम से युग की भाषा और साहित्य को परिमार्जित किया और ब्रज भाषा और खड़ी बोली संबंधी जो भी विवाद था उसे हमेशा के लिए समाप्त करके एक साहित्यिक गद्य और पद्य दोनों के क्षेत्र में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। इस युग में हिंदी साहित्य की आधुनिक परंपरा का यथेष्ट परिमार्जन और परिवर्धन और विकास हुआ। अगर विशेष रूप से देखा जाए तो कविता, आलोचना और कथा साहित्य इन तीन रूपों में हिंदी साहित्य में एक प्रौढ़ताई वृद्धि हुई और भाषा का परिष्करण हुआ। मुक्तकों में भी जो वन खंडों के स्थान पर जैसे कि महाकाव्य हैं, आख्यान काव्य हैं या प्रेमाख्यान भाव हैं, प्रबंध काव्य हैं, गीति काव्य हैं, इन काव्यों और गीतों से सुसज्जित आलोचनाओं का निर्माण इस समय में होने लगा था। गद्य में घटना प्रमाण, चरित्र प्रमाण, भाव प्रमाण, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, उपन्यास और कहानियों इनमें भी कार्य हुआ है। समालोचना और निबंधों में थोड़ी अपूर्ण प्रगति हुई, उनमें इतना अच्छा प्रदर्शन साहित्यकारों का नहीं रहा। तो हम देखते हैं कि द्विवेदी युग की कविता में भारतीय युगीन कविता की अपेक्षा जो राष्ट्रीयता का स्तर है या जो देश प्रेम की भावना का स्तर है वो अधिक उभर कर सामने आया है। और इस काल की कविता में जो एक रीतिकालीन श्रृंगार है जो अपनी मतलब के बहुत ही गहनता के साथ रीतिकालीन बुद्धि को प्राप्त हुआ है। तो जो श्रृंगार की घोर प्रतिक्रिया हुई है एक प्रकार से ये जो समय था ये उसकी इतिवृत्तात्मकता थी। उसमें एकमात्र साम्राज्य जो स्थापित कर लिया गया कांग्रेस के स्वतंत्रता आंदोलन की इस रूप पर हम स्पष्ट छाप देखते हैं। कृषक और जो दलित वर्ग है उसके साथ में सहानुभूति के भाव प्रदर्शित करते हुए जो युग कवि हैं उन्होंने अपनी करुणा और मार्मिक स्वरूपों की अभिव्यंजना साहित्य के द्वारा की है जो कि एक प्रकार से कांग्रेस के सामाजिक आदर्श की पूर्ति का भी प्रयास कहीं ना कहीं रहा है। तो हम देखते हैं कि विज्ञान युग की बौद्धिकता संदेहवाद इस युग की कविता पर परिलक्षित होते हैं। मतलब ये जो भाव है ये भाव भी हमें इस युग की कविता में दिखाई देते हैं। इसी के फलस्वरूप जो द्विवेदी युगीन साहित्य रहा है उसमें प्राचीन धार्मिक मूल्यों का खंडन और जो नवीन जीवन मूल्य हैं नैतिक मूल्य हैं उनका अंकन हुआ है। गुप्त और हरिऔध के रामकृष्ण समाज सुधारक मानव जीवन के रूप में उपस्थित होते हैं। इसी के साथ साथ ये जो युग रहा है इसमें नारी के उचित और समान अधिकारों को जो कि उस समय सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्रांति लाए हुए थे उनका भी इस युग के साहित्य में हमें मतलब के जो महत्व है वो दृष्टिगोचर होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि गुप्त जी ने जो साकेत लिखा है उसकी उर्मिला का वर्णन ससैन्य आताताई पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो जाती है प्रिय प्रवासी। तो ये सारे जो है नारी के स्वरूप को उसके उच्च आदर्श को प्रस्तुत करने वाले हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये द्विवेदी युग रहा है इस युग में हमें विभिन्न प्रकार के आयाम देखने के लिए मिलते हैं। तो जो द्विवेदी युग है वो भारतीय युग के बाद का युग है
और जो प्रसाद युग है उससे पूर्व का युग है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो द्विवेदी युग है ये भारतेंदु युग और प्रसाद युग इन दोनों के मध्य की एक कड़ी है जो इन दोनों को जोड़ता हुआ भी कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि भारतेंदु युग के बाद का समय द्विवेदी युग है और वो भारतेंदु युग से जो एक विकार चल रहा था उस विकार का परिष्करण करते हुए आगे बढ़ा है और उस परिष्करण के साथ वो प्रसाद युग में प्रवेश करता है। तो ये जो युग रहा है द्विवेदी युग इसे शुक्ल जी ने दूसरे उत्थान का काल कहा है या ये जो आधुनिक कविता का दूसरा चरण बनकर आया है। तो इस कविता के मतलब कि इस उत्थान के माध्यम से जो कविता में हमें नया स्वरूप देखने के लिए मिलता है वो उसके हमें इसमें दर्शन होते हैं द्विवेदी युग में। तो इसीलिए शुक्ल जी ने इस युग को उत्थान का काल कहा है और इस युग का जो उन्होंने एक समय निर्धारण किया है वो संवत 1950 से संवत 1975 के मध्य स्वीकार किया है। पंडित महावीर द्विवेदी जी के नाम पर ही इस हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल का दूसरा चरण है उसका नामकरण हुआ और उसका स्थान भारतेंदु काल के तुरंत बाद का माना जाता है। अर्थात जो पत्रिका सरस्वती द्विवेदी जी के हाथ में आई संपादन के लिए सन 1903 में तो उसका संपादकत्व ग्रहण करने के पश्चात से ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने खड़ी बोली हिंदी का एक परिष्कार करना प्रारंभ कर दिया उसमें परिमार्जन करना प्रारंभ कर दिया। उसमें उन्होंने विभिन्न सुधार किए चाहे वो व्याकरण को लेकर हो भाषा को लेकर हो वाक्य विन्यास को लेकर हो शब्द प्रयोग को लेकर हो। तो इस युग के जो प्रमुख कवि रहे जैसे गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त जी रामनंद उपाध्याय जी और अनेक प्रसिद्ध जो कवि हैं लेखक हैं उनके द्वारा निर्धारित जो साहित्य वाद था उनका अनुगमन किया गया। तो इन सभी ने अनेक कवियों और लेखकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जो द्विवेदी युगी पत्रिका सरस्वती के संपादक रहे क्योंकि जो प्रमुख कार्यभार रहा है वो प्रमुख कार्यभार तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथ में ही रहा है। हालांकि 1900 में जब ये पत्रिका आई थी तो इसमें जो संपादकत्व में एक सूची थी उसमें 5 लोग थे और श्याम सुंदर दास जी थे। श्याम सुंदर दास जी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि 1903 से इस पत्रिका का संपादन द्विवेदी जी के हाथ में रहेगा। तो इस प्रकार जैसे ही द्विवेदी जी ने इस पत्रिका का कार्यभार संभाला है एक प्रकार से हिंदी जो भाषा क्षेत्र है उसमें एक नई क्रांति आई जो खड़ी बोली भाषा का क्षेत्र है उसमें एक नई क्रांति आई क्योंकि उन्होंने अपने सारे प्रयास हिंदी के लिए किए हिंदी भाषा के उत्थान के लिए किए। तो ये चीज जो उनके ये जो प्रयास थे जो उन्होंने अपनी भाषा के प्रति किए और वो अपनी हिंदी भाषा के लिए निष्ठावान थे। उनका किसी प्रकार की कोई कृत्रिमता उनके हृदय में नहीं थी कोई दिखावा उनके हृदय में नहीं था या यश कीर्ति समृद्धि को बटोरने की कोई आकांक्षा उनके हृदय में नहीं थी बल्कि वो एक सच्ची सेवा के साथ हिंदी का उत्थान करने के लिए सरस्वती के माध्यम से उसमें जुड़ गए। तो अनेक कवियों और लेखकों को उन्होंने इस रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया और उनमें परिष्करण किया उनकी भाषाओं में कोई कमी थी तो उसको सुधारा जिसके फलस्वरूप आचार्य रूप में स्वीकार किए गए द्विवेदी जी और उन्होंने अपने जो उनके अपने समकालीन कवि हैं लेखक हैं उन पर अपनी प्रतिभा की अमिट छाप डाली। मतलब जो उनके साथ के साहित्यकार उन्होंने उनसे गुणों को ग्रहण किया है और सभी लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को मानते भी बहुत थे। तो आगे यही कहते हैं कि उन्होंने अपने जितने भी उनके साथ के सहकवि रहे साहित्यकार रहे उनकी प्रतिभा को अपने व्यक्तित्व से उन्होंने प्रभावित किया और जब तक उनके समकालीन कवियों और लेखकों की कृतियां जीवित रहेंगी कम से कम तब तक जो द्विवेदी जी हैं उनकी जो यश और कीर्ति है वो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती रहेगी। तो हम देखते हैं कि जब तक उनकी
कृतियां, जो उनके समकालीन लेखक हैं उनकी कृतियां जीवित रहेंगी, तब तक द्विवेदी जी की जो व्यक्तित्व की छाप है वो भी स्पष्ट परिलक्षित होती रहेगी। द्विवेदी जी हालांकि एक तीखे, विनोदशील, व्यंग्यकार, कुछ गद्य लेखक, कवि, समर्थ समालोचक और एक सफल संपादक थे। उन्होंने अपनी असीम प्रतिभा द्वारा खड़ी बोली साहित्य की दिशा निर्धारित की। द्विवेदी युग उनके अ, संपादन काल के प्रारंभ में 1925 ईस्वी के लगभग माना जाता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो इस पत्रिका का कार्यभार संभाला, संपादन भार संभाला, उसके माध्यम से उन्होंने हिंदी के लिए निरंतर नवीन प्रयास करते चले। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला और उसके बाद जो उन्होंने निरंतर प्रयास किए, तो उनसे लगातार इस हिंदी साहित्य जगत में एक नव जो आयाम है वो विकसित हुए। उस समय हिंदी प्रचार के साथ साथ व्याकरण के नियमों की अवहेलना, स्थानीय प्रयोग की बहुलता, अनुपयुक्त उर्दू, अंग्रेजी का प्रचार, मनमाने ढंग से गढ़े गए नवीन शब्द, आर्य समाज आंदोलन, बंगला से किए गए अनुवाद और नवोत्थानकालीन भावना के कारण हिंदी की निजी शैली में ना खप सकने वाले शब्दों का प्रयोग, इन सब कारणों से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी गद्य एक अराजकतापूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहा था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जो सरस्वती का संपादन किया, उसके माध्यम से इन सारी त्रुटियों को समाप्त करने के लिए वो बिल्कुल दत्तचित्त हो गए। और यहाँ तक कि जो सरस्वती पत्रिका का पूरा एक कार्यकाल है, तो उस कार्यकाल तक जब उसका अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि द्विवेदी जी जितनी भी लेख उनकी उस पत्रिकाओं में आते थे, उनको बराबर पढ़ते थे, उनका अध्ययन करते थे। यदि कहीं भाषा में त्रुटि होती थी तो वो लेखकों को उसके लिए कहते थे। कई बार उन्होंने भाषाओं को सुधारा है। कई और एक इस प्रकार से उन्होंने खड़ी बोली हिंदी गद्य और पद्य दोनों के लिए बहुत अधिक प्रयास किए। कहीं कहीं किसी भी शब्द प्रयोग को उन्होंने रोका है। एक प्रकार से कहा जाए कि सरस्वती के माध्यम से जो द्विवेदी जी हैं उन्होंने साहित्यकारों का भी और उनकी भाषा का भी परिमार्जन किया है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यही कारण था जो सरस्वती का एक पूरा का पूरा कार्यकाल देखा गया, तो जैसे जैसे सरस्वती आगे बढ़ती चली गई वैसे वैसे निरंतर उसमें उत्थान आता रहा। उसके प्रश्नों को लेकर, उसकी छपाई को लेकर, उसके व्यक्तित्व को लेकर, सरस्वती के बाहरी आवरण को लेकर, आंतरिक उसके गुणों को लेकर और उसके मूल्य को लेकर निरंतर उसमें वृद्धि हुई है। उसके अंकों को लेकर जैसे जैसे सरस्वती आगे बढ़ी है वैसे वैसे इस पत्रिका ने एक प्रकार से एक क्रांति ला दी। और इतनी पत्रिकाएं उस समय हिंदी की निकल रही थी, लेकिन जो लेखक थे उनका सरस्वती के प्रति एक विशेष रुचि बन गई थी कि अगर उन्हें अपना लेख सरस्वती में उनका लेख प्रकाशित होता है तो वो एक वैशिष्ट्य है, पर अन्य पत्रिकाओं में उनके लेखों का प्रकाशन एक सामान्य सी बात है। तो कुल मिलाकर जो बहुत सारी भाषागत समस्याएं उस समय में देखने के लिए आ रही थी, मानव द्विवेदी जी ने अपने कठिन प्रयासों से उन सबको सही किया। तो द्विवेदी जी ने भाषा को स्थिरता प्रदान की, उन्होंने भाषा का आदर्श स्थापित किया, भाषा के शब्द भंडार और उसकी अभिव्यंजनात्मक शक्ति की वृद्धि का जो कार्य भाटिंद्र काल में प्रारंभ हुआ था, तो द्विवेदी में वो सब मानो अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा है। और द्विवेदी जी का ही ये एक कर्मठ व्यक्तित्व था, कृतित्व था, जिसने हिंदी भाषा को उसके उत्थान पर, उसके चरम पर लाकर खड़ा किया। तो हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में जो शब्द भंडार है वो बढ़ाने के उत्साह में खड़ी बोली की आवश्यकता से अधिक संस्कृत गर्भित हो गई थी जो खड़ी बोली है। और लेकिन जो
गद्य है उस गद्य में विविध शैलियों का भी आविर्भाव हुआ। वैदिक युग में बंगला से किए गए अनुवादों और फारसी रंगमंच के लिए लिखे गए नाटकों के कारण इस युग में श्रेष्ठ मौलिक नाट्य कृतियों का हमें थोड़ा आभास देखने के लिए मिलता है। लेकिन बेताब है, कश्मीरी है, श्रैदा है, जवाहर है, राधे श्याम है आदि ये जो नाट्य कृतियां हैं, नाट्य कला का एक कहीं ना कहीं थोड़ा दृष्टिगोचर होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि नाट्य साहित्य का यह पतन भारतीय काल में प्रारंभ हो गया था। लेकिन फिर भी वैदिक युग में एक अपना अलग वैशिष्ट्य था। वैदिक युग को और अधिक जानने का प्रयास करें तो इस युग में नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध के क्षेत्रों में लेखकों ने जो भारतीय युग की परंपरा चली आ रही थी उसको विकसित स्वरूप प्रदान किया। नाटक के क्षेत्र में वैदिक काल को भारतीय युग की अपेक्षा अधिक उन्नत इसलिए नहीं कहा जा सकता, अभी भी कहा कि उसमें निरंतर ह्रास हुआ है। लेकिन भारतीय युग के बाद प्रसाद के पहले तक किसी नाटक परंपरा का निर्माण हुआ ही नहीं। इस काल के बीच में जो बंगला है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, इन भाषाओं में नाटक मात्र अनुवादित होते थे, उनका अनुवाद होता रहा है। और गोपाल राम गहमरी हैं, उन्होंने जासूसी उपन्यास लिखे हैं। देवकी नंदन खत्री जी हैं, उन्होंने तिलस्मी उपन्यास लिखे हैं। और इसी काल के वैदिक युग के ही किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं, इन्होंने अनेक ऐतिहासिक तथा सामाजिक उपन्यास लिखे। किंतु उन रचनाओं में सूक्ष्म मनोविज्ञान, चरित्र आदि में अभी भी इतनी उन्नति और प्रौढ़ता जो है वो प्राप्त नहीं हुई थी, उसमें अभी भी उन्नति की गुंजाइश थी, प्रौढ़ता की गुंजाइश थी। वैदिक युग में आलोचना का एक संतोषजनक विकास हुआ, जो आलोचना साहित्य है उनका विकास हुआ, क्योंकि द्विवेदी जी स्वयं एक बहुत अच्छे संपादक रहे। और संपादक के लिए तो हम ये कहेंगे कि उन्होंने एक संपादक के रूप में मानो हिंदी भाषा की सेवा का पूरा जखीरा ही धारण कर लिया था। और इसी के साथ वो एक कुशल आलोचक थे, निबंध थे, लेखक थे और कवि थे। उन्होंने संस्कृत कवियों पर अपनी आलोचनाएं की, अनुवाद किए। द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका में नई पुस्तकों की आलोचना किया करते थे। और एक लेख में तो उन्होंने जो सरस्वती पत्रिका के विरोध में खड़े होते उन पर भी आलोचना की है, ये भी एक प्रसंग आया है उसमें। और द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका में उन्होंने अनेक प्रकार के जो लेख छपे हैं उनका मतलब के वर्णन किया है, अपने आप से भी वो उनमें त्रुटियों को सुधार दिया करते थे। तो हिंदी आलोचना को अधिक रूप देने में इन सभी लोगों का, जैसे कि मिश्र बंधु जी हैं, पद्म सिंह शर्मा जी हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, इन सब का नाम लेते हैं। तो द्विवेदी युग जो है वो एक प्रकार से गद्य का भी युग है। द्विवेदी, क्योंकि हम यहाँ गद्य लेखकों की ही चर्चा करने जा रहे हैं, तो द्विवेदी युग जो है वो गद्य का युग है। और द्विवेदी जी कवियों की प्रेरणाएं ही नहीं थी, बल्कि गद्य के स्वरूप को भी उन्होंने समझा। केवल उन्होंने एक दिशा को लेकर के कार्य नहीं किया, उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए कार्य किया। तो इसलिए जितना उन्होंने प्रेरणाएं कवियों को उतनी उन्होंने जो गद्य लेखक रहे हैं उन्हें भी दी है। उन्होंने बंगला की कल्पना प्रधान शैली की अपेक्षा जो मराठी की इतिवृत्तात्मक पद्धति है उसको अधिक प्रश्रय प्रदान किया है। और युग के लेखक जो थे वो इतिवृत्तात्मकता में रह गए। लगता है कि उनमें कल्पना और भावना में ऊंची उड़ानें भरने की क्षमता नहीं। तो भारतीय युग की तुलना में इन लेखकों ने अपनी कला का श्रृंगार ही किया, किंतु फिर भी उनके भावों, अनुभूति और कल्पना में गहराई और गंभीरता की कहीं ना कहीं कमी देखी जा सकती है। तो ये भी छायावाद में हुई, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा फिर परिवर्तित हुआ, छायावाद काल आया। तो ये जो एक कल्पना की गहराई और गंभीरता की कमी वैदिक युग के काव्य में देखने को मिलती है, वो वैदिक युग में नहीं, सॉरी भारतीय युग में नहीं मिलती। तो वैदिक युग में जो
साहित्य रचा गया, जो साहित्य सृजन हुआ, तो उसमें बहुत कुछ हिंदी भाषा का परिष्कार और परिमार्जन हुआ है और होता रहा है। इसी के साथ साथ भारतीय युग की तुलना में जो द्विवेदी युग के लेखक हैं, उन्होंने अपनी कला का श्रृंगार किया, किंतु फिर भी उनमें भावों, अनुभूति और कल्पना की गहराई की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी थी। तो ये कमी हमें द्विवेदी युग में भी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलती है, जिसकी पूर्ति जो है वो छायावाद में जाकर के हुई है, छायावाद युग में जाकर हुई है। तो भाषा के परिमार्जन और परिष्कार की जो आवश्यकता रही है वो उस युग को बहुत अधिक रही है। तो जो रास्ता आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी ने पकड़ा, उस पर द्विवेदी जी जो है आगे चले हैं, और ऐसा लगा जैसे साहित्यकारों का हाथ पकड़कर वो आगे बढ़े। साहित्य के विविध रूपों का विकास और प्रस्फुटन इस युग में हुआ, किंतु लक्ष्य से फिर भी कुछ ना कुछ दूरी बनी रही। निसंदेह खड़ी बोली, सुस्पष्टता, मधुरता, व्यंजना में गंभीरता और कोमलता आदि गुण यहाँ आ गए थे। फिर भी भाषा में कुछ आख्यान शेष था, जिसकी पूर्ति हमें छायावादी साहित्य में देखने के लिए मिलती है। तो द्विवेदी युग में आधुनिक हिंदी शैली का निर्माण जो है वो हुआ है, और उसका उत्कृष्ट स्वरूप भी देखने को मिला है। कलात्मकता का प्रयास भी किया गया है, लेकिन छायावाद में जो पूर्णता देखने के लिए मिलती है, कुछ अपूर्णता द्विवेदी युग में वो खलती है। तो कुल मिलाकर हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रारंभ में जिन शैलियों को जन्म मिला, द्विवेदी युग में उनका विकास हुआ। बांग्ला, मराठी, उर्दू की शैलियों का प्रभाव हमें द्विवेदी युग के काव्य में देखने के लिए मिलता है, साहित्य में देखने के लिए मिलता है। और हिंदी ने अपनी जातिगत विशेषताओं के आधार पर निरंतर जो काव्य हैं वो किए, और अंग्रेजी साहित्य की जो स्पष्ट भाव व्यंजना है, बांग्ला की सरलता है, मधुरता है, मराठी की गंभीरता है, उर्दू का एक सरल सौम्य प्रवाह है, उसे द्विवेदी युग की भाषा ने ग्रहण किया। हम देखते हैं कि द्विवेदी युग जो है, इस युग का जो पूरा साहित्य है वो दो भागों में विभाजित है, एक काव्य साहित्य और एक गद्य साहित्य। तो जो काव्य साहित्य है और गद्य साहित्य, दोनों ही अपने अपने रूपों को धारण करते हुए यहाँ पर विकसित हुए हैं। अगर पहले हम काव्य साहित्य की बात करें, तो भारतेंदु युग में काव्य के क्षेत्र में कई परिमार्जन हुए, और नवीन काल और परिस्थितियों के दबाव से कविता में नया मोड़ आया। विषय शैली और छंद योजना में भी परिवर्तन दिखाई, किंतु जो काव्य है वो ब्रज भाषा ही इस काव्य की भाषा बनी रही। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आगमन से भाषा और विषय दोनों के क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलता है। तो जो साहित्य के दो रूप हमें इस युग में मिलते हैं, काव्य और गद्य, तो उसमें काव्य साहित्य को यदि हम देखें तो भारतीय युग में काव्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए थे, इस युग तक आते आते उसने एक नवीन स्वरूप धारण किया, नई विषय, नई शैली, नई छंद योजना, सभी में परिवर्तन आया। किंतु जो काव्य था वो, उसकी जो भाषा थी वो ब्रज में थी। तो द्विवेदी जी ने भाषा और विषय दोनों के क्षेत्र में परिवर्तन लाने का पूर्ण प्रयास किया। उन्होंने जो नायिका भेद है, चमत्कार प्रदर्शन है, समस्या पूर्ति के स्थान पर प्राचीन, ऐतिहासिक और पौराणिक महापुरुषों के जो आदर्श चरित्र हैं, उनको लिखने की प्रेरणा साहित्यकार को। वे नैतिकवादी साहित्यकार थे, और काव्य में प्रचलित जो श्रृंगार की प्रवृत्तियां थी, जो नीति काल से चली आ रही थी, उनके वो प्रबल विरोधी थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जो द्विवेदी युगीन काव्य है, उसमें श्रृंगारिकता को कोई महत्व नहीं दिया गया है, और उन्होंने उसका एक विरोध भी किया है। उन्होंने नैतिकता को बल दिया है कि हमारी जो भावनाएं हैं उनमें जीवन मूल्य निहित होने चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, राष्ट्रीयता होनी चाहिए, और अपने देश से प्रेम होना चाहिए, समाज कल्याण होना चाहिए। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो काव्य है, जो साहित्य है, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने समाज को कुछ सिखा सके, कुछ बता सके, कुछ नया करा सके।
तो इसलिए उन्होंने नए नए विषयों को लेकर काव्य रचना करने की प्रेरणा जो साहित्यकार थे उन्हें दी, और यही था कि उन्होंने जो प्रयास किए और जो उनका प्रभाव रहा, उनका प्रभाव भी बहुत ज्यादा रहा साहित्यकारों पर, तो उसकी एक नई अभिव्यंजना पद्धति देखने के लिए सामने आई। भाषा के क्षेत्र में गद्य और पद्य दोनों में एक आंदोलन उठा। द्विवेदी जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि गद्य और पद्य की जो भाषा है वो पृथक पृथक नहीं होनी चाहिए। यह निश्चित है कि किसी समय बोलचाल की भाषा ब्रजभाषा की कविता के स्थान को अवश्य छीन लेगी। इसलिए कवियों को चाहिए कि वे क्रम क्रम से गद्य की भाषा में कविता करना प्रारंभ करें। खड़ी बोली के संबंध में जो आंदोलन का परिणाम है वो यह हुआ कि धीरे धीरे ब्रज का जो महत्व था वो घटने लगा, और खड़ी बोली जो है वो प्रमुख काव्य की भाषा बन गई। और द्विवेदी जी तो लगातार अपनी पत्रिका के माध्यम से भाषा की जो परिमार्जन है, परिष्करण है, उसमें लगातार लगे हुए थे। वर्तनी की शुद्धियों को लेकर वो लगातार कार्य करते थे, भाषा की शुद्धि को लेकर कार्य करते थे। तो इस युग की जो काव्य भाषा है वो व्याकरणिक दृष्टि से भी बहुत शुद्ध हो गई, और वर्तनी भी बहुत सही उसमें रही। भारतीय युग जैसी जो अस्थिरता भाषा में हमें देखने के लिए मिलती है वो इस काल में देखने के लिए नहीं मिलती। तो हिंदी के सभी छंदों को तो नहीं कह सकते, लेकिन जो कुछ है उनका प्रयोग यहाँ हुआ। संस्कृत गद्यों और उर्दू जो पहले हैं उनका भी प्रयोग हुआ, मतलब जो भाषा है उनका भी प्रयोग हुआ। और आचार्य द्विवेदी ने इस समस्या पूर्ति को छोड़ने के स्थान पर उसे छोड़ने के तथा स्वतंत्र विषयों पर कविता लिखने के लिए परामर्श दिया, एक तरीके से मुक्तक शैली। तो उनका मानना ये था कि हम समस्या पूर्ति को छोड़कर एक ऐसा विषय लें जो स्वतंत्र हो और जिसके द्वारा हम समाज का कल्याण करने में सक्षम हो सके, समाज को कुछ नया देने में, क्योंकि साहित्य जो है वो समाज का एक दर्पण है जो समाज में हमें दिखाई देता है, वो हम अपने साहित्य में प्रस्तुत करते हैं, और जो हम साहित्य में देते हैं उसका उद्देश्य समाज का परिष्करण होता है। तो ये इसी बात को ध्यान में रखकर द्विवेदी जी ने निरंतर अपने जितने भी उनके साथ साहित्यकार जुड़ते चले गए, और सरस्वती पत्रिका तो एक आंदोलन के रूप में चली है, और वो एक ऐसा आंदोलन रहा जो भाषा के उत्थान के लिए चला, भाषा के परिष्करण के लिए चला, साहित्यकारों के परिष्करण के लिए चला। तो इसलिए बहुत तीव्रता के साथ जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, गद्यकार हैं और रचनाकार हैं, वो द्विवेदी जी से जुड़ते चले गए, और जैसा उन्होंने कहा उनके प्रभाव से प्रभावित होकर वो वैसा करते चले गए। तो द्विवेदी युग में जो साहित्य रचा गया उसमें राष्ट्र प्रेम से जो युक्त काव्य साहित्य है, गद्य साहित्य है, उसमें भी अभिवृद्धि हुई। स्वामी दयानंद जी ने धार्मिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया। फलस्वरूप भारतीयता के महत्व को अनुभव करने लगे लोग, साहित्यकार, और जो पुनर्प्राचीन संस्कृति थी उसका पुनर्जागरण भी हमें इसी काल में देखने के लिए मिलता है। राष्ट्रीय आंदोलन से हिंदी तथा हिंदू संस्कृति का गौरव बढ़ा, और भारतीय कहलाना उस समय गौरव की बात समझी गई। तो इस भावना का हमें तत्कालीन साहित्य में जो एक स्पष्ट दर्शन है वो प्राप्त होता है। साहित्य में कई प्रकार के आदर्शों की सृष्टि हुई, और उसमें स्वच्छंद भावना का विकास होने लगा। परंपरा को छोड़कर साहित्य में पौराणिक, ऐतिहासिक, इन घटनाओं से जो जुड़े हुए चरित्र हैं उनको लेकर साहित्य रचा गया, और उनको ध्यान में रखकर राष्ट्रीय भावना की दृष्टि से उसको उपन्यस्त किया जाने लगा। तो ये जो साहित्य था ये मध्यम वर्ग के साथ साथ जो निम्न वर्ग के किसान हैं, पीड़ित हैं, उन सब एक तरीके से जो मानव व्यथा है उसको चित्रित करने वाला भी रहा है। और राष्ट्रीय आंदोलन का देश और उनके साहित्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा इस युग में, जिससे साहित्य ने मानसिक हलचल और जागरूकता को समाज के सामने। तो द्विवेदी काल जो है उस काल में साहित्य में अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव से स्वच्छंद भावना का भी विकास हुआ।
इस युग में काव्य में जीवन का अधिक व्यापक चित्र देखने के लिए मिलता है। इस युग के साहित्य में प्राचीन रूढ़ियों और निरर्थक परंपराओं के प्रतिरोध की भावना दिखाई देती है। और नीति काल का तो भी पूर्व में भी कहा जा चुका है कि नीति काल की जो श्रृंगार भावना है, जिसे भारतीय हिंदू काल में एक प्रकार से वो चलती रही, लेकिन इस काल में आकर वो एक प्रकार से पूरी तरह उसका विरोध हुआ, बहिष्कृत कर दी गई, उसको रोक दिया गया, उसे आगे नहीं जाने दिया गया। साहित्य की प्रत्येक विधा में, चाहे कोई सी भी विधा होगी, वो हर एक विधा में नैतिकता का साम्राज्य जो है वो स्थापित होने लगा था इस युग में, द्वैत युग में। और कवियों की दृष्टि जीवन के नवीन मूल्यों की ओर बढ़ी, आदर्शों की ओर बढ़ी और नैतिकता की ओर बढ़ी। चाहे हम गुप्त को ले लें, गुप्त जी को ले लें, महर्षि गुप्त जी को, चाहे हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश जी की बात करें, या हम राम नरेश त्रिपाठी जी के विषय में कहें, या श्रीधर पाठक जी की बात करें, या रामचरितोपाध्याय जी की चर्चा करें, सियाराम शरण गुप्त जी के शब्दों को लें, किसी का भी अध्ययन करें, सभी का जो साहित्य किसी युग में रचा गया, प्राचीन पौराणिक तथा ऐतिहासिक पात्रों की सृष्टि बुद्धिवादी युग के आदर्शों के अनुरूप की जाने लगी। तो इस युग का जो अधिकांश काव्य है वर्णनात्मक रहा, प्रबंधात्मक भी रहा। इस काल के कवि का दृष्टिकोण जीवन और प्रकृति के प्रति बदल चुका था। जो पूर्व से एक धारा चली आ रही थी, जो से एक धारणा चली आ रही थी, प्रवृत्ति चली आ रही थी, जो एक साहित्य की विशेषता चली आ रही थी, इस युग में आके वो परिवर्तित हुई है, वो बदली है। और इसी कारण इस काल के काव्य में स्वच्छंद भावना के दर्शन हमें दिखाई देते हैं। यह स्वच्छंदतावादी काव्य जो है वो सैद्धांतिक भूमिका मात्र के रूप में तैयार हुआ, और इसका कलात्मक पक्ष छायावाद की पृष्ठभूमि में देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार जो द्विवेदी युग है, तो द्विवेदी युग में हमने जितना जो हमारा साहित्य रहा उस चीज को हमने देखा कि क्या क्या उसके स्वरूप क्या था, किस कौन कौन से भागों में विभक्त होकर के वो आगे चला, उसमें क्या विशेषताएं देखने के लिए मिली, क्या कुछ द्विवेदी युग जो है वो साहित्य की दृष्टि से कैसा रहा, ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं द्विवेदीयुगीन परिवेश की। जो द्विवेदीयुगीन परिवेश, क्योंकि परिवेश जो है वो साहित्य में सबसे अधिक महत्व रखता है, और परिवेश के द्वारा ही हम ये जान पाते हैं कि तत्कालीन जो साहित्य है उसका जो वैशिष्ट्य है वो जिस परिवेश के मध्य होता है, वो परिवेश से साहित्य जो उभर कर आता है वो उस परिवेश का वैशिष्ट्य उस साहित्य में परिलक्षित होता है, ये देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम परिवेश की बात करते हैं तो द्विवेदीयुगीन जो साहित्य है वो आधुनिक काल का एक बहुत तीव्र गति से बदलने वाले काल के रूप में सामने आया, और इस समय जो युगीन परिस्थितियां थी वो भी बहुत तेजी से करवट ले रही थी, और मतलब बहुत ही तेजी से और हर ओर से बदल रही थी, किसी एक दृष्टि से नहीं, चारों ओर से बदल रही थी। और उनके अनुसार साहित्य में भी तेजी से, क्योंकि भाई परिवेश बदलेगा, युग बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, प्रवृत्तियां बदलेंगी, वैशिष्ट्य अलग होंगे, तो साहित्य की छवि भी अलग होगी। तो इसलिए उस युग में जो साहित्य रचित हुआ, उस युग के साहित्य में एक नया बदलाव देखने के लिए मिलता है। इस दौरान साहित्यकारों का चिंतन समाज से जुड़ा, देशभक्ति प्रबल होती गई। भारतीय हिंदुकालीन साहित्य में देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति भी विद्यमान थी, क्योंकि उन्होंने जो इस युग के साहित्यकार थे उन्हें लग रहा था कि अंग्रेज सरकार भारतवासियों का कल्याण कर रही है, और वास्तव में ब्रिटिश राज के जो सुधार भारतवासियों के लिए बिल्कुल भी नहीं था। जो ब्रिटिश राज का सुधार था वो तो किसी दृष्टि से भारतवासियों के लिए था ही नहीं, और अंग्रेज सरकार केवल अपने हितों का साधन कर रही थी, जो वो अपना हित चाहती थी, और भारतवासियों का तो शोषण कर रही थी, दोहन कर रही थी, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही थी, छल कर रही थी। वह समय एक दमन एवं कूटनीति का समय दिखाई देता है, और अंग्रेजी शासन निरंकुश नौकरशाही का शासन था। भारतीय अर्थव्यवस्था शोषण के कारण उस समय पंगु हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप जो सांस्कृतिक चेतना उसके साथ ही राजनीतिक चेतना का उदय उस काल में देखने को मिलता है। जनता स्वतंत्र और मुक्ति के बारे में सोचने लगती
कि हम इस सब से कैसे मुक्त हों। ये जो बेड़ियां चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं, इनसे हम कैसे स्वतंत्र, कैसे इनसे बाहर निकल पाएंगे, कैसे हम मुक्त होंगे। तो ये सारा जो एक वातावरण है, ये उस समय का द्विवेदी तो द्विवेदी युग जो कि 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक जो है अपने चरम उत्कर्ष पर रहा है। आते आते जनता में शोषण के विरुद्ध एक असंतोष की भावना दिखाई देने लगी थी। राजनीतिक चेतना के साथ साथ आर्थिक चेतना का भी संवर्धन हुआ। समाज सुधार को बल मिला। वेदी जो साहित्यकार हैं उनमें जो एक समाज सुधार के प्रति आंदोलन था वो देखने के लिए मिला, राष्ट्रीय आंदोलन देखने के लिए मिला। और जो उस युग के कवि हैं उन्होंने राष्ट्रीयता के साथ अपने भावों को जोड़कर अपनी अभिव्यक्तियों को जोड़कर एक नया साहसपूर्ण कार्य किया और एक प्रकार से संपूर्ण जनता को उन्होंने एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया, क्योंकि वो जानते थे कि जो सामाजिक विसंगतियां हैं जब वो दूर होंगी तभी हम अपने स्वराज की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए अनुनय विनय के स्थान पर उन्होंने संघर्ष की राजनीति को जन्म दिया। तो यदि हम देखें तो हर दृष्टि से जो परिवेश रहा है वेदी के, उसमें अनेक हमें स्वरूप और आयाम और परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर सांस्कृतिक दृष्टि से हम देखें तो प्रत्येक राष्ट्र की एक अपनी संस्कृति होती है और जिसका निर्माण उसके अनेक महापुरुषों द्वारा असंख्य वर्षों से संपन्न है कि संस्कृति एक दिन में बनने या बिगड़ने वाली कारक नहीं है। संस्कृति तो युगों युगों से चलती आती है, युगों युगों से इसका निर्माण चलता आता है और अपने चरम को ये प्राप्त करती है। तो इसका निर्माण जो इसी मिट्टी में उत्पन्न होने वाली महामानव महापुरुष हैं उनके द्वारा और असंख्य वर्गों से संपन्न होती है। संस्कृति एक ऐसी ऊर्जा है, ऐसी शक्ति है जिसमें प्रेरणा व्याप्त है और वही हमारी सामाजिक व्यवहार और क्रियाकलापों को आकार बता देती है, रूप स्वरूप देती है, उनको सौंदर्य प्रदान करती है। एक दृष्टि की संस्कृति, एक देश की संस्कृति वहाँ जो रहने वाले हैं उन जन समुदायों के रीति रिवाज क्या है, सभ्यता क्या है, धर्म क्या है, भाषा क्या है, गुण क्या है, साहित्य क्या है, बोली क्या है, इन सब से जुड़ी होती है। मतलब संस्कृति में हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है। कैसे व्यक्ति रहता है, कैसे उठता बैठता है, क्या उसकी सभ्यता है, क्या उसका दार्शनिक दृष्टिकोण है, उसका साहित्य कैसा है, उसकी भाषा कैसी होगी, उसका व्यवहार कैसा है। तो ये सारी चीजें परंपराएं क्या है, मान्यताएं क्या है, जो पूर्वजों के द्वारा चलाई गई और चली आ रही है। और बहुत सारी मान्यताएं परंपराएं ऐसी हैं जो चेंज होती है, जिन्हें बदलने का भी नहीं है। तो ये इन सब की जो समष्टि है वो हमें संस्कृति से जोड़ती है। भारत में अगर हम देखें तो भारत भूमि पर अनेक धर्म, अनेक संस्कृति जो है वो क्रीड़ा करती हुई प्रतीत होती है और सभी संस्कृतियां स्पर्धीय हैं, बहुत सुंदर तत्वों को स्वीकार करती हैं। दिनकर जी के शब्दों में असल में हम जिसे हिंदू संस्कृति कहते हैं वो किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि इन सभी जातियों की संस्कृतियों के मिश्रित स्वरूप का परिणाम है। इसी प्रकार अंग्रेजों ने आने के अनेक वर्ष पहले से ही भारत पर और उसकी गौरवमयी संस्कृति पर अपनी नजरें गड़ाई थी और इसी के नाते विश्व भर में जो भारतवर्ष विख्यात है चारों ओर उसे पाने के लिए लोग लगाए थे। ब्रिटिश सरकार ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए संस्कृति के क्षेत्र में पूर्ण वृत्ति से काम लेना प्रारंभ किया और फलस्वरूप समाज के सभी क्षेत्रों में संस्कृति का प्रथम पद। तो भारतीय समाज सुधारकों ने अपनी कोई भी संस्कृति को पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया। शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रगति के क्षेत्र में, वैचारिक दृष्टिकोण के क्षेत्र में, राष्ट्रीयता के क्षेत्र में, भारतीयता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इनका बहुत अधिक प्रभाव है। अनेक समाज सुधार संगठनों की उत्पत्ति जो है वो इस समय में हुई और इनके प्रभाव से सामाजिक दृष्टिकोण जो है वो विषम होता चला गया, वो फैलता चला गया। तो द्विवेदी युग तक आते आते हम देखते हैं कि समाज और विकास और राष्ट्र अपने पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं।
तो इस युग के जो कविगण हैं वो सामाजिक कुरीतियों पर अपनी लेखनी चलाते हैं। खड़ी बोली कविता के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य निर्माताओं पर एवं युग निर्माताओं की जो पंक्ति है उन्होंने लिखी है, तो उस पंक्ति में प्रतिष्ठित करते हैं कि सच्चिदानंद कुमार सेन के शब्दों में द्विवेदी जी एक संपादक के रूप में निष्प्राण कर्मठा और उत्साह से युक्त आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता के पद पर प्रतिष्ठित कर दिए गए हैं। तो इस युग के अन्य कवियों में जो प्रमुख नाम हमें मिलते हैं वो हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी, श्रीधर पाठक जी, नाथुराम शर्मा जी, शंकर जी, गया प्रसाद शुक्ल जी, स्नेह, सियाराम शरण गुप्त जी, लोचन प्रसाद पांडे। इसके बाद मैथिली चरण गुप्त भी सांस्कृतिक और धार्मिक पैतृक को ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। उनकी कविता का मूल स्वर राष्ट्रीय और सांस्कृतिक रहा है। प्राचीन भारत का गौरव शान और गौरव गान जो है उन्होंने अत्यंत ओजस्वी वाणी में किया है। कहते हैं कि जाति धर्म या संप्रदाय नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सबका सम्मान, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक साधान, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण का ज्ञान, नहीं चाहिए बुद्ध भी भला प्रेम मादिया, सबका शिव कल्याण से पावे सभी प्रसादिया। तो इस प्रकार से जो गुप्त जी ने ये पंक्तियां कही हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने जो भारत का गौरव गान है वो किया है और बहुत ही ओजस्वी वाणी में किया है। और ला अंतिम जो पंक्ति है कि सबका शिव कल्याण यहाँ पाए सभी प्रसाद, कि जो ये संस्कृति है, जो ये राष्ट्रीयता है, इसमें सभी का कल्याण होना है और सभी यहाँ पर प्रसाद के रूप में अपनत्व को प्राप्त करें। तो इस रूप में जो परिवेश है, सांस्कृतिक परिवेश है, वो सही रहा है, निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं। क्योंकि सांस्कृतिक जो एक चरम पराकाष्ठा जिस चीज की है वो राष्ट्रप्रेम की इस रूप में है, जो देखने के लिए मिलती है। इसके बाद बात करते हैं धार्मिक परिवेश। धार्मिक दृष्टि से देखें तो जो द्विवेदी परिवेश है वो धार्मिक दृष्टि से भी काफी अलग से उदाहरण रखा है, जो पूर्व की स्थितियां से अलग। भारतीय संस्कृति से मंडित जो हिंदुओं का अधिकांश जीवन पर्वों और त्योहारों से घिरा है, और ऐसे अवसरों पर वे कुछ पूज्य माने जाने वाले जो वृक्ष हैं उनकी भी पूजा करते थे। क्योंकि जो ये प्रकृति को एक सम्मान देने की बात है वो वैदिक संस्कृति से चली आ रही है, और द्विवेदी जी का जो प्रयास रहा वो अपने पूरे नैतिक मूल्यों को, आदर्शों को अपनाना रहा। तो इसलिए इस ओर आकर यहाँ इस काल में आकर इस ओर भी ध्यान दिया गया। और जो वृक्षों की पूजा करते हैं, पवित्र तालाब और नदी में स्नान कर वैष्णव शैव संप्रदाय संबंधी तिलक लगाते थे। पूरी सबका वातावरण उस समय था, और इन हिंदुओं के धार्मिक रीति रिवाजों की संस्था इतनी अधिक थी कि जीवन में उन्हें प्रतिक्षण कुछ ना कुछ धार्मिक कृत्य करने ही पड़ते थे। तो इस प्रकार का जो एक वातावरण चल रहा था, उस वातावरण का फायदा उठाते हुए जो ईसाई लोग थे उन्होंने सीधे मर्म पर आघात करना प्रारंभ किया अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने हिंदुओं को अपने धर्म की ओर आकृष्ट करने के लिए सीधे उनके मर्म पर आघात किया, और हिंदू धर्म के अंधविश्वासों, सामाजिक जो उन पर भी उनका आकर्षण। तो सती प्रथा जैसी क्रूर और भयंकर प्रथा पर कटाक्ष किया। तो इस प्रकार देखते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का आघात करते भारत देश में तेज न भरे आक्रोश की जो है वो दौड़ गई, और भारतीय शिक्षित नेतृत्व ने स्वयं हिंदू धर्म की प्रथाओं को दूर करने के लिए उनका विरोध किया। तो उस समय राजा राममोहन राय ने समाज सुधार के लिए सन 1858 में समाज की स्थापना की। इसी का अनुकरण करते हुए आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई।
फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी भी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई। न्यूयॉर्क तथा महाराष्ट्र समाज लगभग सन 1889 उनासी में भारत में इसका हुआ। और इसी प्रकार रामकृष्ण मिशन आदि। तो ये जितनी संस्थाएं थे जो व्यक्ति थे उनके लिए, उनके कल्याण के लिए और धार्मिक लोकोपकार के लिए स्थापित। और इस प्रकार इन धार्मिक आंदोलनों से हिंदी साहित्य विशेष रूप से प्रभावित हुआ। भले ही भाषा व्याकरण की दृष्टि से कठिनाई रही इनकी, लेकिन फिर भी तर्क की दृष्टि से इन्होंने विशेष महत्व समाज को। और इसी प्रकार धार्मिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति से प्रभावित होकर भारतेंदु जी ने झगड़ों से दूर ईश्वर प्रेम का उपदेश दिया और खंडक जग में काफी विचारों पटे एवं तो हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के बारे में राधा कृष्णन की पुस्तक का नाम है ईस्ट एंड वेस्ट। उसमें कहते हैं कि हिंदू धार्मिक पुनर्जागरण का कुछ कारण तो पाश्चात्य का परिणाम, कुछ पाश्चात्य शासन के विरुद्ध होने वाली प्रतिक्रिया का परिणाम और कुछ ईसाई धर्म प्रचारकों के धर्म प्रचार के विरुद्ध। तो इस प्रकार हमारा संपूर्ण आधुनिक हिंदू साहित्य पाश्चात्य और भारतीय धर्म के दर्शन मिली जुली जो पृष्ठभूमि उस पर है। अब इसके बाद बात करते हैं सामाजिक। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ जो भारतीय समाज था वो पूरे तरीके से धार्मिक अविश्वास, अंधविश्वास, जागरूकता और रीति रिवाज इन सब के जाल में बहुत अति के साथ चल रहा था। और इसके रहते हुए समाज सुधार की गुंजाइश वो या समाज सुधार की गुंजाइश दिखाई भी नहीं। तो हिंदू धर्म जादू, अंधविश्वास, अध्यात्मवाद की खिचड़ी बनाकर रह रहे हैं। यही सब चीजें चारों तरफ दिखाई दे रही है। और ईश्वर की पूजा के स्थान पर पशु बलि, शारीरिक यातनाएं, जघन्य प्रथाओं का सिलसिला, ये सब चीजें शुरू होने लगी। मूर्ति पूजा और बद्धोपासना ने तो पुजारियों और धर्माचार्यों के इस वर्चस्व को कायम रखने में बहुत अधिक। तो ये जो समय है ये एक प्रकार से एक ऐसा समय है जिस समय जो जनता है वो अनेक प्रकार की कुचालों में जकड़ी हुई और इन सभी परिस्थितियों के फलस्वरूप समाज में सामाजिक पुनरुत्थान बहुत ज्यादा जरूरी। और ये कहा भी गया है कि जब समाज में बदलता है, जब बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति आ जाती है उसके बाद जो नया आता है कुछ नई लहर लेकर आता है, कुछ नई आयाम लेकर आता है। तो इसीलिए विभिन्न समाज सुधारक देश हैं और उन्होंने समाज को सुधारने के लिए सुधार विरोधी आंदोलन चलाए और उनका प्रभाव आज तक हमें देश में देखने के लिए मिलता है। परिणाम स्वरूप सबके प्रयोगों से समाज में जागरूकता वह नव जागरूकता है और इसके साथ ही साथ नए नए आर्थिक वर्गों का भी जन्म। अब अगर हम आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से वेदयुगीन जो साहित्य है उसके परिवेश की बात करें तो सामाजिक परिस्थितियों के समान 19वीं शताब्दी के अंत देश की आर्थिक परिस्थितियों वो भी बहुत अधिक रही और भारत की निर्धनता का मुख्य कारण अंग्रेजी शासन। अंग्रेजी लोग यहाँ व्यापारी के रूप में आए थे, व्यापार करने आए थे और अधिक से अधिक व्यापार करते हुए अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहते थे। लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो जाने से यहाँ का व्यापार ठप और उन्होंने यहाँ के व्यापार की वृद्धि के लिए कोई कार्य। डॉक्टर डीसी मिश्रा कहते हैं कि वास्तव में इस कंपनी का उद्देश्य भारतीय व्यापार को ना तो प्रोत्साहन देना था और ना उसकी वृद्धि करना था। उनका मुख्य उद्देश्य भारत का शोषण करना था, इसलिए क्योंकि वह सक्षम तो भारतीयों को पूरे तरीके से धूर्त करने की समाप्त करने। तो अंग्रेजी सरकार ने शासन की सुविधा के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया,
जिससे कि ना भारतीयों को अपनी भाषा आएगी, ना भारतीय अपनी संस्कृति से जुड़ेंगे, ना भारतीय अपना साहित्य पढ़ेंगे, तो भारतीय तो कम हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया। लेकिन ये समाज में दो तरह के नाटक की सृष्टि हुई। अंग्रेजी शिक्षा अधिक खर्चीली होने के कारण या तो धनी वर्ग के लोगों के पास ही रह गई, साधारण जनता शिक्षा की सरकार ने बंद कर दिया। अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्तियों का एक अलग ही एक वर्ग है, और ये लोग अन्य लोगों को अपने से उनमें में मतलब जो अंग्रेजी बोलने वाले थे वो जो हिंदी बोलने वाले थे उनको निम्न समझेंगे। और इस प्रकार शिक्षित और अशिक्षित वर्गों के मध्य एक गहरी खाई। लेकिन कुछ शिक्षित भारतीय और अशिक्षित भारतीय, ये मतलब कि शिक्षित और अशिक्षित ये दो वर्ग बन गए, और दोनों वर्गों के बीच में एक खाई बन गई, और ये दो वर्गों में अलग अलग लोग बन गए। और शिक्षित भारतीय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक तथा बौद्धिक नेता बन गए। ये नेतागण एक ही मंच पर मिलकर देश की समस्याओं पर विचार विनिमय करने लगे। डॉक्टर कमलकांत पाठक कहते हैं कि भारत की कृषि प्रधान आर्थिक अवस्था का औद्योगिक अवस्था में रूपांतरण इतना सरल हुआ कि मध्य वित्त श्रेणी और सामान्य जनता के बीच नगरों और गांवों के बीच एक खाई बन गई, जो तो साहित्यकारों ने भारत के आर्थिक क्षति को देखकर अपनी रचनाओं के द्वारा इसके विरुद्ध आवाज उठाई, और भारतीय किसान की दुर्दशा की कथा को अपने काव्य में स्थान दिया। राष्ट्रीय चेतना उत्पाद किया। राष्ट्र कवि मैथिलीचरण के किसान खंड था, उसमें पुलिस महाजन जमींदार, तो जो जमींदार हैं उनके अत्याचारों का वर्णन जो है वो उससे एक कविता, एक पंक्तियां उनकी प्रस्तुत है कि हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को, खाते खवाई बीज ऋण से रंगे रखे क्या, आता महाजन का यहाँ वह अन्न सारा अंत में पेट रहकर फिर काम। बहुत ही सुंदर किसानों के लिए लिखा कि हो जाए अच्छी भी फसल, चाहे कितनी भी अच्छी फसल क्यों ना हो जाए, लेकिन कृषकों को उसका कोई लाभ नहीं है, सारा लाभ जमींदारों को प्राप्त होना है। खाते खाते सारे के सारे जो खाते बनाए हैं खाते हैं वही खाते सब दूर दूर तक हर एक पृष्ठ तक अंत तक बीज ऋण से रंगे रखे हैं। मतलब इतना किसान मेहनत कर रहा है, इतनी अच्छी फसल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कृषकों को उसका कोई फल नहीं है, उनकी मेहनत वही शून्य है, क्योंकि उनके खाते तो ऋण के ऋण से। आगे कहते हैं कि आता महाजन का यहाँ, तो आगे कहते हैं कि आता महाजन का यहाँ वह अन्न सारा, जो उस किसान ने पूरी मेहनत करके अपना खून पसीना बहा जो फसल उगाई, जो अन्न उगाए, वो सारा का सारा अधपेट रहकर फिर फिर वही उसी तरह काम काम करके केवल कुछ ही निवाले खा खा फिर फसल लेंगे, फिर फसल काटेंगे। तो लाभ कौन ले रहा है? लाभ जमींदार ले रहा है, लाभ धनी वर्ग ले रहा है। शिक्षा के बारे में, शिक्षा की अवस्था में कवि चित्रित करते हैं कि कवि के अभिमत में शिक्षा बस क्लर्क बनने और अपशब्दों को सुनने के लिए है। वह आधुनिक शिक्षा किसी विधि प्राप्त भी कुछ कर सकती, वह आधुनिक शिक्षा किसी विधि प्राप्त भी कुछ कर सकती, तो लाभ क्या? बस क्लर्क बनकर पेट भर सकता, अर्थात शिक्षा प्राप्त करके किसी दार्शनिक विचार की कुछ घटित हो रहा का एक निचोड़ निकाल कुछ नया आयाम दे सकते, समाज को कुछ नई दिशा दे सकते, जो अवसाद से ग्रसित मानव मन है उसे कहीं प्रेम और अपना
हिंदू से सीख सकते हैं कुछ बातें, लेकिन आपको शिक्षा प्राप्त करके क्लर्क करके केवल अपना पेट भर कर देता है। तो इस प्रकार जो आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश है, उससे जुड़े हुए देशवासियों को एक कर्तव्य वेदी कभी वो सफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं। ये सक्षमता वेदी युग के काव्य में देखने के लिए मिलती है। वेदी युग में इन कवियों ने एक साथ अपनी आवाज उठाकर, चाहे वो किसानों के लिए उठाई, निम्न वर्ग के लिए उठाई, या उन्होंने ये आवाज उस सामान्य जनता के लिए उठाई, सामान्य जनता शोषण का शिकार। तो सभी ने मिलकर एक स्वर अपने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, अपने देश के प्रति भावना व्यक्त की और उस अभिव्यक्ति के माध्यम से जो हिंदी है और हिंदू संस्कृति है और भारतीय संस्कृति उसके उत्थान की